तो देखो, सबसे पहले एमसीक्यू मैंने 61 तक करा दिए थे, मैं माइक्रो कैलकुलेशन 61 ऑनवर्ड्स करा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 62 मेरे ख्याल में एक सिंपल एमसीक्यू है, बट अगेन टेक्निकलिटी है थोड़ी इसमें। क्या बोल रहा है? द टेबल शोज इन्फॉर्मेशन अबाउट अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म। एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म है, हर फर्म एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म होता है जो एमसीई को टू एमआर की तरफ ऑपरेट करने की कोशिश करता है, ठीक है। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द फर्म्स बिहेवियर। नोटिस करो, इसकी प्राइस ये है, इसकी वेरिएबल कॉस्ट ये है। सबसे पहले तो मुझे यही नजर आ रहा है कि इस बंदे की वेरिएबल कॉस्ट ही कवर नहीं हो रही, इस बंदे की वेरिएबल कॉस्ट ही कवर नहीं हो रही, तो इसको बिजनेस करने का कोई हक नहीं है, इसको शट डाउन कर देना चाहिए, इसको शट डाउन कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी वेरिएबल कॉस्ट ही कवर नहीं हो रही, ठीक है। अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट कवर नहीं हो रही, इसका मतलब है कि आपकी कंट्रीब्यूशन नहीं है। कंट्रीब्यूशन अब अकाउंट्स में नहीं पड़ता है कि मेरे फिक्स कॉस्ट में कितना कंट्रीब्यूट करता है। इससे बेहतर तो यही है, बंदा शट डाउन करके ये फिक्स कॉस्ट अपनी जेब से दे दे। इस बिजनेस को रन करने से अच्छा है बंदा अपनी जेब से निकाल के 10,000 रुपए दे दे और ये बिजनेस को बंद कर दे, ठीक है। तो अगर मेरी वेरिएबल कॉस्ट कवर नहीं हो रही, इट शुड क्लोज डाउन इमीडिएटली। इसका आंसर होगा बी, इट शुड क्लोज डाउन इमीडिएटली बिकॉज इट इज नॉट कवरिंग इट्स वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है पहले एमसीक्यू? मेरे ख्याल में सिंपल था। क्लियर है? अच्छा, फिर क्या है, ये वाला एमसीक्यू मैं करा चुका हूँ, सही है। मैं रिपीटेड एमसीक्यू आज नहीं करा रहा, ये 63 में करा चुका हूँ, ऐसा रिपीटेड आया था एक, सही है। जिन जिनको मैं सर्कल मार रहा हूँ तुम लोग भी सर्कल करते जाओ, खुद ट्राई करना। 63 में नहीं करा रहा, सर्कल मार लो। अच्छा, ये अब एक ऐसा एमसीक्यू है जो बहुत आता है, बहुत रिपीटेड एमसीक्यू है। देखो अब क्या बोल क्या रहा है, समझना है ये, इसमें आहिस्ता जाऊंगा। देखो, a firm in a perfectly competitive industry employs two factors of production, that is x and y। perfectly competitive industry है लेबर मार्केट की, और मेरे पास दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, एक x है और एक y है। द टेबल शोज द फैक्टर प्राइस, मतलब मेरा जो गुड, मतलब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है एक्स और वाई कितने का है, फैक्टर प्राइस का मतलब ये होता है। एंड द करंट मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट का मतलब होता है एमपी, सिर्फ मार्जिनल प्रोडक्ट भी तो बोल दो काम हो जाएगा, ऑफ दीज टू फैक्टर्स, सही है। एक्स की फैक्टर प्राइस 2.5 है और उसकी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट 2 है, सही है। और y का 6 मेरी फैक्टर प्राइस है और 8 मेरा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट है। अच्छा, इफ द फर्म सेल्स इट्स प्रोडक्ट फॉर $1, ये $1 जो है मेरा ये मार्जिनल रेवेन्यू है, सही है। एंड एम्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स, व्हाट शुड इट डू। अब देखो समझना, सबसे पहली चीज, मेरे मार्जिनल रेवेन्यू को अगर मैं मार्जिनल प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट आ जाएगा, सिंपल। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो ये मेरे मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट हैं, अगर मैं इनको $1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मेरा एमआरपी आ जाएगा। तो क्या ये कह सकता हूं इसका एमआरपी भी 2 होगा और इसका एमआरपी 8 होगा, क्योंकि 2 को मैं मल्टीप्लाई पे 1 करूंगा, 8 को मल्टीप्लाई पे 1 करूंगा। तो मेरे पास दोनों के एमआरपी आ गए जो मैंने रेड से लिखा हुआ है, दोनों के मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट मेरे पास आ गए। ये मेरा पहला स्टेप है, सही है। उसके बाद फैक्टर प्राइस का क्या मतलब है, ये फैक्टर प्राइस मेरी मार्जिनल कॉस्ट है, ये फैक्टर प्राइस मेरी मार्जिनल कॉस्ट है। अगर मैं अब डायग्राम बना रहा हूं, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। अच्छा, डायग्राम बनाने से पहले एक बेसिक सी बात, चलो खैर पहले डायग्राम बना लेता हूं। रुको, ये देखो, देखो मैं लेबलिंग क्या कर रहा हूं और मैं कर क्या रहा हूं, मैं परफेक्ट लेबर मार्केट का ग्राफ बना रहा हूं। यहां पर मैंने लिख दिया वेज, यहां पर मैंने लिख दिया क्वांटिटी ऑफ लेबर, यहां पर मैंने लिख दिया डब्ल्यू, डिमांड, सॉरी, सप्लाई इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट, सही है। मेरा दूसरा स्टेप क्या होता है, मैं अपना मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट बनाता हूँ, मैं अपना मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट बनाता हूँ, सही है। खाली एक्स को देखना, भी सिर्फ एक्स को देखो, ये ग्राफ में जो बना रहा हूँ ये मैं एक्स का बना रहा हूँ। अच्छा, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म किस तरह प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती है लेबर मार्केट में, वो अपने मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट को अपने मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल करती है, वो अपने मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट को अपने मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल करती है। तो वो कहां पर ऑपरेट करेगी, इधर ऑपरेट करेगी। तो इधर ऑपरेट करने का मतलब क्या है, इधर ऑपरेट करने का मतलब क्या है, खाली ये बता दो मुझे। मेरी मार्जिनल कॉस्ट यहां पर क्या है, मेरी मार्जिनल कॉस्ट यहां पर क्या है, मेरी मार्जिनल कॉस्ट यहां पर है 2.5, मैं एक्स का बना रहा हूं, मैं एक्स का बना रहा हूं, सही है। तो एक्स की कॉस्ट क्या है 2.5, यहां तक क्लियर है। एक्स की कॉस्ट 2.5 है। अगर मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, क्या ये कहना सही है कि मेरी एमआरपी और मेरी मार्जिनल कॉस्ट दोनों इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब है कि मेरा एमसी अगर 2.5 है तो इस पॉइंट पे मेरा एमआरपी भी 2.5 होना चाहिए। कोई मसला, यहां तक कोई मसला? बहुत स्लोली जा रहा हूं। अच्छा,
अब अगर मैं x की बात कर रहा हूँ, देखो मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ इसमें। अब अगर मैं x की बात कर रहा हूँ तो मुझे एक बात बताओ, x के केस में मेरी मार्जिनल कॉस्ट एक्सीड कर रही है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट को। क्यों? क्योंकि मेरी मार्जिनल कॉस्ट 2.5 है और मेरा मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कितना है 2। तो मुझे किसी तरह इसको इक्वल करना है, मुझे किसी तरह इन दोनों को इक्वल करना है। अभी फिलहाल मेरा ये सीन चल रहा है, तो अगर मुझे इसको डायग्राम में दिखाना है तो किस तरह दिखाऊंगा? इसका मतलब है कि मैं यहां पर ऑपरेट कर रहा हूं, मुझे होना इस क्वांटिटी पे चाहिए था, मैं ऑपरेट यहां पर कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि नोटिस करो इस पॉइंट पे, ये पॉइंट ए पे मेरी मार्जिनल कॉस्ट कितनी है? पॉइंट ए पे मेरी मार्जिनल कॉस्ट कितनी है? 2.5 और मेरा मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कितना है? 2। यहां तक समझ आया? इस पॉइंट ए पे मेरी मार्जिनल कॉस्ट कितनी है? 2.5। देखो इनिशियली क्या हुआ था, गुड एक्स के प्रोडक्ट एक्स के केस में मेरा फैक्टर प्राइस एक्सीड कर रहा था मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट को, तो मेरा मार्जिनल कॉस्ट 2.5 था, मेरा एमआरपी 2 है। मुझे 2.5 और 2.5 को इक्वल करना है। अगर ये मैंने ये करा हुआ है ना, इसका मतलब है कि मैं इधर ऑपरेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी कॉस्ट ज्यादा है और मेरा एमआरपी कम है। मेरा कॉस्ट ज्यादा है, मेरी एमआरपी कम है। यहाँ पर मेरी कॉस्ट 2.5 है और यहाँ पर मेरा एमआरपी 2 है। तो अगर मुझे प्रोडक्ट एक्स में अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट एक्स को मैं कम करूं कि बढ़ाऊं? फैक्टर एक्स को मैं कम हायर करूं कि ज्यादा हायर करूं, अगर मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग के ऊपर आना है? अगर मुझे एक्स के केस में प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो क्या करूंगा? कम करूंगा, ज्यादा करूंगा? कम करूंगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मेरा आंसर क्या होगा? एम्प्लॉय लेस ऑफ एक्स और एम्प्लॉय लेस ऑफ एक्स। अब मुझे अपना आंसर चूज करना है ए और बी में से, ए और बी में से आंसर चूज करना है। आंसर चूज करने के लिए मुझे फैक्टर वाई के ऊपर बात करनी पड़ेगी। देखो मैं स्लोली जा रहा हूँ, उसमें मैं एक इसमें लंबी कर रहा हूँ, फिर आगे वालों में नहीं करूंगा। अच्छा, वापस ग्राफ बना रहा हूँ मैं। इस बार मैं किसका ग्राफ बना रहा हूँ? मैं वाई का ग्राफ बना रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया वेज, यहाँ पर मैंने लिख दिया क्वांटिटी ऑफ लेबर, ये मेरी डब्ल्यू आ गई, सप्लाई इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट लिख रहा हूँ खाली, ठीक है भाई। अगर मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पे जाना है, मुझे कम करना पड़ेगा ना, ये मुझे वापस यहाँ पर आना है। मेरी क्वांटिटी मैंने ज्यादा हायर किया हुआ है, मुझे कम हायर करना है। Q से Q1 क्वांटिटी बढ़ी हुई है, मैं Q1 पे हूं, मुझे Q पे आना है, ठीक है। मैं Q1 पे हूं, मुझे Q पे आना है, अगर मुझे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, सही है। अच्छा, तो देखो अभी भी मैंने बेसिक डायग्राम बनाई है वाई की फैक्टर प्राइस देखो क्या है? 6। वाई की फैक्टर प्राइस 6 है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया $6, ठीक है। अच्छा, मेरा दूसरा स्टेप, मुझे अपनी एमआरपी खींचनी है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। अगर मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो मुझे यहाँ पर बीच में ऑपरेट करना चाहिए, तो ये मेरी क्वांटिटी आ गई, क्वांटिटी ऑफ लेबर, सही है, या क्वांटिटी ऑफ फैक्टर वाई, सही है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट पे मुझे वापस एमआरपी को मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल करना है। इस पॉइंट पे दोनों इक्वल होते हैं। अच्छा भाई, फैक्टर वाई का मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कितना है? 8। फैक्टर वाई का मार्जिनल रेवेन्यू फॉर प्रोडक्ट कितना है? 8। सही है। तो मुझे क्या करना है, मेरी मार्जिनल कॉस्ट 6 है ना, तो मुझे इसको एमआरपी के इक्वल करना है। मेरी मार्जिनल कॉस्ट 6 है, तो मुझे एमआरपी के इसको इक्वल करना है, सही है। मुझे एमआरपी को इसके इक्वल करना है। अब मैं करंटली का ऊपर, अब देखो करंट क्या सिचुएशन चल रही है, करंट सिचुएशन क्या है, एक्स की ये थी, वाई की देख लो। वाई के केस में क्या मसला आ रहा है, मेरी एमआरपी मेरे मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है, मेरी एमआरपी मेरी मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है, सही है। तो मेरा एमआरपी 8 है, मेरा एमसी यहाँ पर 6 है। तो मैं करंटली कहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ? मैं करंटली स्टैंड कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं करंटली स्टैंड कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरी मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर कितनी है? लेट्स से 6 ही है, और यहाँ पर मेरा एमआरपी कितना है? 8। इसका मतलब है कि मैं करंटली Q1 पे हूँ, मैं करंटली Q1 पे हूँ, और अगर मुझे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं वाई को बढ़ाऊंगा। मैं करंटली यहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ, अगर मुझे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो मुझे एमआरपी और एमसी को इक्वल करना है। तो यहाँ से जब मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरा एमआरपी गिरेगा और मेरा एमसी बढ़ेगा, तो मैं वापस यहाँ पर इक्वल हो जाऊंगा। इस केस में अगर मैं यहाँ पर हूं तो मैं अगर पीछे जाऊंगा तो मेरी मार्जिनल कॉस्ट कम होगी, एमआरपी बढ़ेगा, मैं वापस प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पे आऊंगा। तो मुझे बताओ मेरा आंसर क्या होगा भाई? मेरा आंसर क्या होगा इस केस में? मेरा आंसर होगा एम्प्लॉय लेस ऑफ एक्स एंड मोर ऑफ वाई। एम्प्लॉय लेस ऑफ एक्स एंड मोर ऑफ वाई। यहाँ तो कोई मसला? क्लियर है ये एमसीक्यू? बता दो भाई। अब ये ऐसा एमसीक्यू बहुत आता है, मैं इसके बाद अभी जो आएगा ना, इसके आगे अगर ऐसा एमसीक्यू आता है तो मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। इसके सारे एमसीक्यू इसी तरह से आते हैं और कुछ अलग नहीं आएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। इससे हटके कुछ नहीं आ सकता।
बस इस वर्ड को पकड़ लेना, परफेक्टली कंपेटिटिव इंडस्ट्री। हर सवाल इस तरह नहीं हो सकता, डायग्राम बना के करना, रट्टाफाई नहीं करना। मैं चाहता तो टोटका बता सकता था, पर ये डायग्राम के थ्रू करना। सही है, 2 मिनट। क्लियर है यहाँ तक? चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 64 भी हो गया। टोटका भी बता दूं? अच्छा, टोटका खुद तुम्हारे सामने है। टोटका, जब मेरा MRP MC से ज्यादा होगा, मुझे क्वांटिटी को कम करना है। जब मेरा MRP MC से ज्यादा होगा, मुझे क्वांटिटी को कम करना है। सही है, जिस तरह मैंने Y में करा है। ठीक है, और जब मेरा MC MRP से ज्यादा होगा तो मुझे क्वांटिटी को बढ़ाना है। सॉरी सॉरी सॉरी, इस केस देखो, तभी मैं टोटके से नहीं बताता, मैंने खुद कंफ्यूज हो गया। ये देखो, ये मुझे बढ़ाना है और ये मुझे कम करना है। सही है, डायग्राम से ही करना भाई, मेरी बात मान लो, डायग्राम से ही करना। सही है, MP के अकाउंट PK वाला रेशो यूज नहीं कर सकते, उससे पॉसिबल चांसेस है गलत हो, उससे गलत हो जाता है कभी कभार। MP के और PK वाले रेशो से गलत हो जाता है। हाँ हाँ, MR यही तरीका है, जब मेरा MRP MC से ज्यादा होगा तो मैं क्वांटिटी को बढ़ाऊंगा, तो ये क्वांटिटी बढ़ गई। Y की डायग्राम का लास्ट स्टेप क्या है? मुझे होना यहाँ पर चाहिए था, मैं हूँ यहाँ पे, तो अगर मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो मैं आगे बढ़ूंगा। सही है, क्योंकि मेरा MRP ज्यादा MC कम है, तो मुझे आगे जाना है, मुझे इस पॉइंट पे आना है, मुझे ये करना है। सही है, चलो 65 आसान MCQ है। An actor is paid 1 lakh a year. The next paid job he could get would be as a lecturer. He estimates that the currently earns an economic rent of 40,000. अगर economic rent अभी उसकी 40,000 है, तो इसका ट्रांसफर अर्निंग क्या होगा भाई? जो हमारी ट्रांसफर अर्निंग होती है, जो हमारी ट्रांसफर अर्निंग होती है, लेक्चरर एज अ लेक्चरर वो अपनी ट्रांसफर अर्निंग ही कमाएगा, तो वो 60 के एज अ लेक्चरर कमाएगा, तो मेरी वेज एज अ लेक्चरर 60,000 होगी और मेरा ट्रांसफर अर्निंग भी 60,000 है। क्यों? क्योंकि मैं 60,000 में काम करने के लिए तैयार हूं, इसका मतलब है 40,000 मेरा इकोनॉमिक रेंट है, इससे मुझे बताया हुआ है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? C। ठीक है, इसने एज अ लेक्चरर पूछा हुआ है। ठीक है, एज अ लेक्चरर पूछा हुआ है। अच्छा 66 मेरे ख्याल में मैंने करा दिया था लास्ट क्लास में, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मैंने कराया है, तो अगर ये वाला सिमिलर क्वेश्चन करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ये बुकलेट फारिग करनी है। ठीक है, फिर समझाते हैं। अच्छा भाई, मैं अभी 1 लाख रुपए कमाता हूँ, मैं अभी 1 लाख रुपए कमाता हूँ, मेरे पास अगली जो जॉब है ना, वो एज ए लेक्चरर है। मेरे पास अगली जो जॉब है वो एज ए लेक्चरर है, और एज एन एक्टर मेरा इकोनॉमिक रेंट 40,000 है। एज एन एक्टर मेरा इकोनॉमिक रेंट 40,000 है, इसका मतलब है मेरी ट्रांसफर रेंटिंग कितनी होगी? 60,000। और मेरी वेज एज ए लेक्चरर भी क्या होगी? 60,000, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ 40,000 इकोनॉमिक रेंट करा रहा हूँ। सही है, समझ आ गया? तो मेरी वेज एज ए लेक्चरर 60,000 होगी और मेरा ट्रांसफर रेंटिंग 60,000 है। क्यों? क्योंकि 40,000 मेरा इकोनॉमिक रेंट है। अच्छा, ये 66 में करा दूं? मैंने करा दिया था वैसे। देखो, सबसे पहले क्या करना है, अगर ये जो मेरी मार्जिनल कॉस्ट है, इसको एज अ वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर कर लो। नहीं जी, आज मैं सिर्फ कैलकुलेशन कराऊंगा। अच्छा, मैं बुकलेट खत्म करनी है मुझे आज। मेरी मार्जिनल कॉस्ट को मैं एज अ वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर करूंगा। अच्छा भाई, ये मेरी मार्जिनल कॉस्ट है, मेरी फिक्स कॉस्ट 50 है, तो पहले मैंने अगर इस 45 में 50 को ऐड कर दूंगा तो 95 हो जाएगा। हाँ कि ना? ये समझ आ गया? सही है, 95 हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, मैं देखो तरीका बता रहा हूँ। इस 95 में मैं हर पॉइंट पे 40, 30, 20 और 50 ऐड करता जाऊंगा, तो मैं इनके टोटल अमाउंट्स यहाँ पर लिखता जाऊंगा, इनके टोटल अमाउंट्स यहाँ पर लिखता जाऊंगा। सही है, फिर मैं इनको इनकी क्वांटिटीज से डिवाइड करूंगा। जिस तरह अगर ये मेरे पास 95 आ गया, तो मैं 95 डिवाइड बाय 1 करूंगा, मेरे पास एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगी। सही है, इसी तरह मैं 95 में 40 ऐड करूंगा, ये वाली अमाउंट को 2 से डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरह हर केस में करना, जहां पर मेरी एवरेज टोटल कॉस्ट लोएस्ट होगी वो मेरा आंसर होगा, जिस पॉइंट पे मेरी एवरेज टोटल कॉस्ट लोएस्ट होगी वो मेरा आंसर होगा। सही है, ऐसे 2-3 MCQ में करा चुका हूँ लास्ट क्लास में, तभी नहीं करा रहा। सही है, 67 देख लो, ये एक बहुत रिपीटेड MCQ है। 67 जो एक MCQ है बहुत रिपीटेड है।
मुझे इसने इनपुट और आउटपुट का रेशियो दिया हुआ है, इसने बस कंफ्यूज क्या किया हुआ है ये देख लो। नॉर्मल क्वेश्चंस में मेरा इनपुट यहाँ पर आता है, आउटपुट यहाँ पर आता है, इसने उल्टा करा हुआ है। इसने यहाँ पर मेरा इनपुट लिखा हुआ है और यहाँ पर मेरा आउटपुट लिखा हुआ है, सही है। अच्छा, कह रहा है कि ओवर विच आउटपुट रेंज डू इंक्रीजिंग रेंज टू, ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल अकर। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब मेरा इनपुट कम होगा मेरा आउटपुट ज्यादा होगा, सही है। मेरा इनपुट कम होगा मेरा आउटपुट ज्यादा होगा। अच्छा, जब मैं 5 से 10 जाता हूं तो मेरा इनपुट कितने से बढ़ेगा? अगर मैं 5 से 10 जाऊंगा तो मेरा इनपुट कितने से बढ़ेगा? 100% से बढ़ेगा। और मेरा देखो आउटपुट भी 100% से बढ़ा है। ऐसे अब कैलकुलेटर हाथ में रख लो, मैं पूछूंगा अभी। मेरा इनपुट जब 5 से 10 गया तो मेरा 100% से इनपुट बढ़ा और 100% से आउटपुट बढ़ा। इसका मतलब है ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है। अच्छा भाई, मेरा इनपुट 10 से 15 हो गया, इसका मतलब है 50% से मेरा इनपुट बढ़ा। मैं जब 10 से 15 आया तो 50% से मेरा इनपुट बढ़ा। और इस बार देखो मेरा आउटपुट भी 50% से बढ़ रहा है। मेरा आउटपुट भी 50% से बढ़ रहा है, सही है। वापस कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है। अच्छा, अब मुझे कोई बता दो 15 से 19 कितना परसेंटेज इंक्रीज है? 15 से 19 कितना परसेंटेज इंक्रीज है? 26.7%। आउटपुट कितने से बढ़ा है? आउटपुट कितने से बढ़ा है? आउटपुट मेरा 300 से 400 आया है, 33.3। तो क्या ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल वाली रेंज है? क्यों? इनपुट मेरा 26% से बढ़ा, आउटपुट मेरा 33% से बढ़ा। इनपुट्स कम है, आउटपुट ज्यादा है, इसका मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो रेंज कौन सी होगी? आंसर मेरा सी होगा। ये वाली रेंज है, 300 से 400 वाली रेंज है। क्लियर है? समझ आ गया? चलो आगे बढ़ रहा हूँ। 68, द टेबल शो द फर्म्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हाँ यार, परसेंटेज चेंज यार, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100, सही है। न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। The table shows the firm's average variable cost of producing different levels of output. There are no fixed costs. कोई fixed cost नहीं है। अच्छा भाई, if the market price were 18, within what range of output would a profit maximizing firm in a perfectly competitive industry produce? Perfect competition की firm है, ठीक है। Perfect competition की firm है। कह रहा है कि कोई fixed cost नहीं है। तो अगर मुझे total cost चाहिए तो मैं क्या करूंगा? मेरी वेरिएबल कॉस्ट ही मेरी टोटल कॉस्ट है। मेरी वेरिएबल कॉस्ट ही मेरी टोटल कॉस्ट है। अगर इसने मुझे यहाँ पर मेरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दे दी है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, सही है। तो अगर मुझे वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, अगर मुझे वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, मैं क्या करूंगा? अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दूंगा। अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। और इस सवाल में मुझे साफ साफ बोला हुआ है कि मेरी कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है। इसका मतलब है मेरी वेरिएबल कॉस्ट ही मेरी टोटल कॉस्ट है। मेरी वेरिएबल कॉस्ट ही मेरी टोटल कॉस्ट है। तो इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। मेरी इस पॉइंट पे मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। टोटल कॉस्ट निकाल रहा हूँ। 22, ये मेरी पहले यूनिट पे आ गई 22। यहाँ पर मेरी 36 है, यहाँ पर मेरी 45 है। ये 4 मल्टीप्लाई बाय 13 क्या होता है? 26, 52, 14 मल्टीप्लाई बाय 5। देखो मैं मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ भाई। 22 मल्टीप्लाई बाय 1, 18 मल्टीप्लाई बाय 2, 15 मल्टीप्लाई बाय 3, 13 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 14 क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 14 क्या होगा भाई? 70, 70, 70, ठीक है। और 16 मल्टीप्लाई बाय 6, 96, और 7 मल्टीप्लाई बाय 18 वापस 96, 7 मल्टीप्लाई बाय 18 126। अच्छा, मेरे पास सारे टोटल कॉस्ट आ गए। अब मुझे मार्जिनल कॉस्ट चाहिए। अब मुझे मार्जिनल कॉस्ट चाहिए। जो मैं रेट से लिख रहा हूँ वो मेरा मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है। अच्छा, मैं जो रेट से लिख रहा हूँ वो मेरा मार्जिनल कॉस्ट है। कहानी समझ आ रही है क्या हो रहा है यहाँ पे? सही है। अब मैं मार्जिनल कॉस्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पर मेरा 22 है। 22 से 36 जाऊंगा तो कितना होगा? 8 और 6 14, सही है। 36 से 9 7, 50 से 70 कितना है? 18। 15 से 17 कितना है? ये देखो, 52 से 70, 52 से 70 मेरा 18 आ रहा है। 52 से 17 मेरा 18 आ रहा है। मैं यहां तक रुक रहा हूं, इसकी वजह है। तो मेरी रेंज कौन सी है? 4 से 5 वाली रेंज में मेरी मार्जिनल कॉस्ट कितनी है? 4 से 5 वाली रेंज में मेरी मार्जिनल कॉस्ट 18 है।
और मैं एक प्रोडक्ट 18 का बेचता हूँ, मैं एक प्रोडक्ट 18 का बेचता हूँ, मुझे एक बात बताओ, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म का प्रॉफिट किधर मैक्सिमाइज होता है? MC इक्वल्स टू MR पे। तो MC इक्वल्स टू MR, अगर मेरा MR 18 है, अगर मेरा MR 18 है और 4 to 5 वाली रेंज में मेरा मार्जिनल कॉस्ट भी 18 है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ मेरा प्रॉफिट इस वाली रेंज में मैक्सिमाइज हो गया है? क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा प्रॉफिट इस वाली रेंज में मैक्सिमाइज हो गया है? तो मेरा आंसर क्या होगा? C होगा। समझ आ रही है कहानी? समझ आ रही है कहानी? अच्छा, तो ये था 68, सही है, 68 भी हो गया, 69 पे आ रहा हूँ। अच्छा 69 है, ये एक बहुत रिपीटेड MCQ है भाई, ये बहुत आता है। क्या लिखा हुआ है? द टेबल शोज द कॉस्ट ऑफ 2 मिल्क प्रोड्यूसर्स, सही है, 2 मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं। द प्राइस रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर्स इज $12 पर लीटर, मतलब ये जो रिसीव्ड है ना, ये मेरी सेलिंग प्राइस है। बोथ फर्म्स हैव बीन गिवन कोटास, कोटास का मतलब भाई एक मेरे को फिजिकल लिमिट लगा दी है, मेरी प्रोडक्शन पे एक फिजिकल लिमिट लगा दी है, सही है। अलाउिंग देम टू प्रोड्यूस ओनली 200 लीटर्स पर डे, भाई मेरे पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि मैं 200 लीटर से ज्यादा दूध प्रोड्यूस नहीं कर सकता, मैं 200 लीटर से ज्यादा मिल्क को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। Assuming constant cost of production and zero cost of entry and exit, what is the maximum price firm Y would be willing to pay per day to buy X quota? अच्छा देखो गेम बदल गई है थोड़ी, ये कह रहा है कि फर्म Y को, ये कह रहा है फर्म Y को फर्म X का जो कोटा है वो खरीदना है, इसका कोटा खरीदना है। इसका मतलब कि फर्म X अगर 200 लीटर दूध बना सकती है ना, तो वो फर्म X से उसका कोटा खरीद लेगी। इसका मतलब है कि अब 200 लीटर फर्म X का भी कौन बनाएगा? Y बनाएगा। जो फर्म X के पास 200 लीटर का कोटा है ना कि वो 200 लीटर बना सकती है, फर्म Y ने बोला मैं X से जाके खरीद लूंगा, तो X का कोटा भी अब मैं बनाऊंगा। मतलब X को अगर 200 अलाउ है ना, तो उसके 200 मैं बनाऊंगा और मैं कमाऊंगा। तो ये कह रहा है कि जाहिर सी बात है, बेच रहा है तो पैसे तो देगा, फर्म Y फर्म X को पैसे तो देगा। ये कह रहा है कि कितने पैसे देगा? ये कह रहा है मैक्सिमम कितने पैसे देने के लिए तैयार हो जाएगा, इसका कोटा खरीदने के लिए मैक्सिमम कितने पैसे देने के लिए तैयार हो जाएगा। अब ये निकालने के लिए मुझे दोनों के प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे, मुझे दोनों के प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे। अगर मैं फर्म एक्स की बात कर रहा हूं, मुझे बताओ फर्म एक्स 1 लीटर $12 का बेच रहा है, 1 लीटर $12 का बेच रहा है, और कितने बेच सकता है? 200, तो 200 लीटर, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 200 क्या हो गया? 2400, सही है। अच्छा एक और चीज देखो, फर्म एक्स को 2400, सही है ना? अच्छा फर्म एक्स को कॉस्ट कितनी पड़ रही है? 9, तो $9 मल्टीप्लाई बाय 200, फर्म एक्स को कॉस्ट कितनी पड़ रही है? 9, और 200 लीटर है, तो कितना हो गया? 1800। तो मुझे बताओ फर्म एक्स का प्रॉफिट कितना आ रहा है? फर्म एक्स का प्रॉफिट आ रहा है 600, फर्म एक्स 600 कमाती है, ठीक है, फर्म एक्स 600 कमाती है। अच्छा अब मैं और आगे बढ़ रहा हूं, अच्छा अब मैं वाई की बात कर रहा हूं, मैं वाई की बात कर रहा हूं। वाई भी $12 का बेचेगा, वाई भी 200 लीटर बनाएगा, तो वाई कितने कमाएगा? 2400, बेचने से 2400 कमाएगा, सही है, बेचने से 2400 कमाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी $12 का बेचेगा और ये भी 200 लीटर बनाएगा। इसकी कॉस्ट की गेम है सारी। इसकी कॉस्ट कितनी है? इसकी कॉस्ट है $7, इसकी कॉस्ट कितनी है? $7, और 200 लीटर है, तो कितनी कॉस्ट हो गई मेरी? 1400। प्रॉफिट कितना आ रहा है? वाई का प्रॉफिट कितना आ रहा है? वाई का प्रॉफिट आ रहा है 1000, वाई का प्रॉफिट आ रहा है 1000। अब मुझे डिसाइड करना है कि कितने में मैं एक्स को अपना कोटा बेचूंगा। मुझे अब डिसाइड करना है मैं कितने में एक्स को, सॉरी, मैं कितने में एक्स का कोटा खरीदूंगा। मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं कितने का कोटा एक्स का खरीदूंगा, मैं एक्स को कितने पैसे दूंगा। अच्छा एक चीज देखो, एक्स पैसे कितने कमा रहा है? 600, एक्स पैसे कितने कमा रहा है? 600। क्या एक्स इसको 600 से कम में खरीदेगा? मुझे वह बताओ वाई, हाँ, तो वाई जब एक्स से, वाई जब एक्स से खरीदने जाएगा ना, एक्स इसको बोलेगा भाई मैं 600 प्रॉफिट कमाता हूं, अगर तू मुझे 600 से भी कम में ये कोटा खरीद रहा है तो फायदा क्या हुआ? तो पॉसिबल चांसेस है कि एक्स 600 में ना बेचे। फर्म वाई का प्रॉफिट कितना है? 1000, फर्म वाई का प्रॉफिट कितना है? 1000। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये करेंटली 200 लीटर बना के 1000 कमा रहा है,
अगर ये करेंटली 200 लीटर बना के 1000 कमा रहा है, अगर ये 400 लीटर कमाता, अगर ये 400 लीटर बनाता तो ये 2000 रुपए कमाता। अभी अगर ये 200 लीटर से 1000 कमा रहा है वाई, तो ये अगर ये 200 लीटर और बना लेता तो 1000 रुपए और कमाता। अब अगर उस 1000 रुपए में से 600 रुपए वो एक्स को दे देगा, उस 1000 रुपए में से देखो जो एक्स का कोटा है, जो एक्स का कोटा है ना, देखो ये कहानी समझो, ये बहुत टेक्निकल एमसीक्यू है। जो एक्स का कोटा है उससे मेरा वाई कितना कमा रहा है, 1000। तो पॉसिबल चांसेस है कि लेट से उसने 600 का बेच दिया, एक्स को प्रॉफिट कितना हो रहा है, एक्स का प्रॉफिट है 600। अगर वाई इसको अपना प्रॉफिट दे दे, बोले कि भाई मैं 1000 कमा रहा हूं, तू जितने कमाता है मैं तुझे उतने पैसे दे रहा हूं 600, तो वाई को अभी भी फायदा हो रहा है ना, वाई को अभी भी 400 का फायदा हो रहा है, क्योंकि अगर वो उससे 1000 रुपए कमाता है और उसको 600 रुपए दे देता है तो 400 अभी भी वाई के जेब में ही जा रहे हैं, 400 अभी भी वाई के जेब में ही जा रहे हैं, क्योंकि वो एक्स के कोटा से पैसे कमा रहा है। ये कह रहा है कि मैक्सिमम कितना प्राइस उसको पे करने के लिए तैयार हो जाएगा। मैक्सिमम प्राइस क्या होगी, पूरा का पूरा प्रॉफिट एक्स को दे देगा। मैक्सिमम प्राइस क्या होगी, पूरा का पूरा प्रॉफिट एक्स को दे देगा। बोलेगा भाई मैं तेरे से 1000 रुपए कमा रहा हूं, पूरा 1000 रुपए ले ले। वो बोलेगा मैं तेरे से 1000 रुपए कमा रहा हूं, पूरा 1000 रुपए ले ले। तो आंसर क्या होगा? समझ आया? वो कह रहा है कि मैं तेरे से 1000 रुपए कमा रहा हूं, मैक्सिमम कितने देने के लिए तैयार हो जाएगा, 1000 रुपए। 1000 रुपए से ऊपर नहीं देगा, क्योंकि ये कमाई 1000 रुपए रहा है। अगर एक्स इससे 1000 रुपए से ज्यादा मांगेगा ना, फर्म वाई बोलेगा भाग जाए यहाँ से, क्योंकि मेरा वाई कमाएगा ही 1000 है। नहीं होगा उन्हें ना, प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, पर ये मैक्सिमम प्राइस मांग रहा है ना। मैक्सिमम प्राइस तो मेरी वही होगी ना, मेरा प्रॉफिट 0 हो जाए जहाँ पे। मैं लॉस तो नहीं करूंगा ना इसके लिए, मैं इसके लिए लॉस थोड़ी करूंगा। समझ आ गया? और किसी को पूछना है कुछ इस बारे में? देखो जो मुश्किल एमसीक्यू है मैं खुद टाइम लगाऊंगा वहां पे। इड़ते का ऐसा सवाल अभी आएगा, इसके आगे मैं कह रहा हूं, मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा, इसके आगे ऐसा सवाल आएगा। ठीक है, अच्छा। एमसीक्यू नंबर 70, सर्कल मार लो, ये मैं नहीं करा रहा, बहुत सिंपल है, ऐसा मैं करा चुका हूं। 1 घंटा 15 मिनट का होता है उमर एमसीक्यू का पेपर। सही है, 70 में करा रहा हूँ, 70 को सर्कल मार दो। 71, अब देखो ये मैं एमसीक्यू वापस करा रहा हूँ, ये मैं करा चुका हूँ, ये मैं वापस करा रहा हूँ। अच्छा, to increase the labor force from 30 to 31 workers, an entrepreneur is forced to increase the daily wage rate from $40 to 41। अगर मेरे पास 30 वर्कर्स हैं तो मैं हर लेबर को $40 दे रहा हूं। अगर मेरे पास 30 लेबर हैं, मैं हर लेबर को $40 दे रहा हूं। अगर मेरे पास 31 वर्कर्स हैं तो मैं हर लेबर को 41 रुपए दे रहा हूं। सही है, 30 वर्कर है तो 40 रुपए, 31 वर्कर है तो 41 रुपए। तो अगर मुझे मेरे दिन की मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, एक दिन की, मुझे एक दिन की अपनी एडिशनल कॉस्ट निकालनी है, तो मैं किस तरह निकालूंगा? देखो मैं तरीका सिखा रहा हूं इसका, इसका तरीका समझो भाई। मैं 31 को मल्टीप्लाई करूंगा 41 से। ये मैं 41 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरा डेली वेज रेट है, ये मेरा डेली वेज रेट है। इसको मैं माइनस करूंगा किससे, इसको मैं माइनस करूंगा 30 वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय $40। क्यों? जब मेरे 30 वर्कर थे तो मैं $40 देता हूं, मेरे 31 वर्कर हो गए तो मैं $41 दे रहा हूं। मैं इन दोनों को जब माइनस कर दूंगा तो मेरे पास एडिशनल कॉस्ट आ जाएगी हर दिन की लेबर की। सही है, तो मेरा आंसर आ जाएगा एक्स। अच्छा, 31 मल्टीप्लाई बाय 41 क्या होता है, 1271, और 30 मल्टीप्लाई बाय 40 क्या होता है 1200। तो मेरे पास एक्स क्या आ रहा है, 71। तो मेरा आंसर क्या होगा, 71। अब ये मैंने फॉर्मूले से क्यों कराया, इसकी वजह है, ये देखो ये एक फॉर्मूला बना लिया मैंने, ये मैंने एक फॉर्मूला बना लिया, ये एक्स मैंने जानबूझ के डाला था यहाँ पे, ये मैंने एक्स अगर जानबूझ के डाला था, ऐसे एमसीक्यू आगे आएगा अभी। ठीक है, ये समझ आ गया, ये समझ आ गया। रिपीट तो नहीं कराना ये, ठीक है। 71 भी हो गया, 72 मैंने कल के सेशन में करा दिया था, रिपीटेड एमसीक्यू है। 73 देख लो, ये 73 थोड़ा समझना पड़ेगा। 73 सिंपल है, बिजनेस स्टडीज का सवाल है ये। वाई एक्स इन इक्वेशन, एक्स मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मुझे ये अमाउंट, भाई इन दोनों को माइनस करूंगा तो कुछ तो आएगा ना मेरे पास, मैंने एक्स बोल दिया, इन दोनों को माइनस करूंगा कुछ तो आएगा, एक्स आ गया मेरे पास। हाँ हाँ आ सकता है, मैंने जानबूझ के डाला है, वजह है इसकी एक बहुत बड़ी, आगे बताऊंगा।
A worker is considering accepting a job she has been offered. She draws up a list of the annual monetary values. Monetary values का मतलब फाइनेंशियल मुझे जो बेनिफिट मिल रहा है. She places on the advantages and disadvantages of the job. अच्छा हर चीज की इसने मॉनेटरी वैल्यू निकाल ली है. ठीक है, इसने जो नॉन फाइनेंशियल चीज है ना उसकी भी मॉनेटरी वैल्यू निकाल ली है. सही है. देखो क्या सीन क्या है. मेरे को मेरी इनकम 750 है, मेरी इनकम 750 है. डेंजरस वर्किंग कंडीशंस, इसने इसकी अमाउंट कितनी निकाल ली है? 500. ये कह रही है कि अगर डेंजरस वर्किंग कंडीशंस होगी तो मेरी नजर में इसकी वैल्यू $500 की है. मेरी नजर में इसकी वर्थ $500 है. इस पागल की सैलरी $750 है और इसने डेंजरस वर्किंग कंडीशंस को $500 जितनी अहमियत दी हुई है. सही है. लॉन्ग वर्किंग आवर्स को इसने 250 जैसी अहमियत दी हुई है. हर चीज की मॉनेटरी वैल्यू निकाल दी है. पागल लड़की है. अच्छा भाई. अच्छा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हाई प्रेस्टीज ऑफ द जॉब 200, कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग ओन यूनिफॉर्म 150, ये पैसे नॉर्मल पैसे हैं. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 100 और शॉर्ट हॉलीडेज 50. अब मुझसे पूछा हुआ है व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द टेबल. देखो सबसे पहला ऑप्शन, शी वैल्यूज द पेक्यूनियरी एडवांटेज. इसका क्या मतलब है? ये थोड़ा हैवी वर्ड है, ये फालतू वर्ड है. ये है नॉन फाइनेंशियल. नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स नहीं होते जो बिजनेस स्टडीज में हम लोग पढ़ते हैं. नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स. सही है. तो वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, कम वर्किंग आवर्स हो. सही है. छुट्टियां ज्यादा हो तो वर्कर ज्यादा मोटिवेट होता है. तो उसने हर चीज को मॉनेटरी वैल्यू दी हुई है. अच्छा क्या लिखा हुआ है? शी वैल्यूज नॉन फाइनेंशियल एडवांटेजेस मोर हाईली देन द फाइनेंशियल एडवांटेजेस. तो इस केस में मुझे बताओ क्या ये वाकई ऐसा कर रही है? क्या ये वाकई ऐसा कर रही है? ये नॉन फाइनेंशियल को ज्यादा अहमियत दे रही है फाइनेंशियल से? ये अहमियत दे रही है. इसकी इनकम 750 है और ये डेंजरस वर्किंग कंडीशन को 500 जितनी अहमियत दे रही है. तो ये यही तो कर रही है. ये नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स को ज्यादा हाईली देख रही है फाइनेंशियल एडवांटेजेस से. ये नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स को ज्यादा अहमियत दे रही है. सही है. ये नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स को ज्यादा अहमियत दे रही है. समझ आई ये चीज? बढ़ू आगे. अब ये एमसीक्यू ऐसा था यार, ये वंस इन अ ब्लू मून आता है. ऐसा एमसीक्यू वंस इन अ ब्लू मून आता है. बिजनेस स्टडीज का एमसीक्यू है ये. सही है. ये खाली अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेवल लगा दिया है. ठीक है. 73 पे सिंपल है. 74 अभी ऐसा एमसीक्यू करा है बिल्कुल अभी पीछे जो फॉर्मूला करके कराया था मैंने. नॉन फाइनेंशियल ये वाले एमसीक्यू पे मैंने एक टाइम पे बहुत लंबी करी थी, पर ये पढ़ लेते हैं चलो एक बार. 73 का आंसर क्या था? 73 का आंसर है ए. 74 में नहीं करा रहा. 75. द डायग्राम शोज एन इंडिविजुअल वर्कर सप्लाई कर फॉर लेबर. उमर रिपीटेड है, रिपीटेड पे टाइम नहीं लगा रहा मैं. हाँ 75 करा रहा हूँ मैं. द डायग्राम शोज एन इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ लेबर. The hourly wage rate is W and the workers are required to work a standard 40-hour week. तो ये वही सवाल है जो मैंने कहा था, उससे जबरदस्ती काम किया जा रहा था. देखो मैंने किस तरह कराया था, इसी तरह कराया था. मैंने यहाँ पर लेट से लगा दिया था Y और यहाँ पर मैंने लगा दिया था Z, या मैं कह सकता हूँ A. ये वही एमसीक्यू है. सही है. ये वही एमसीक्यू है. अच्छा इकोनॉमिक रेंट इस सवाल में कैसे निकलता था? इकोनॉमिक रेंट कैसे निकलेगा मेरा? मैं इस वाले एरिया को इससे माइनस करता था. सही है. मैं इस वाले एरिया को इससे माइनस करता था. तो Z माइनस एक्स मेरा इकोनॉमिक रेंट है. सही है. Z माइनस एक्स मेरा इकोनॉमिक रेंट है. अच्छा which area measures the net improvement in the workers welfare if he were allowed to choose the number of hours wish to work per week. अगर इसको अपनी मर्जी से काम करना है, अगर इसको अपनी मर्जी से काम करना है, सही है, तो वो क्या करेगा? वो चाहेगा कि मैं यहाँ पर काम करूं. अगर इसको अपनी मर्जी से काम करना है तो ये यहाँ पर काम करेगा. इसको जबरदस्ती यहाँ पर 40 आवर्स दिया हुआ है, इसको जबरदस्ती 40 घंटे काम किया जा रहा है. लेट से ये 20 घंटे काम करेगा. तो ये कह रहा है कि इसका नेट इंप्रूवमेंट क्या है? नेट इंप्रूवमेंट मेरा ये एरिया एक्स होगा ना. जो एरिया मेरा एलिमिनेट हो जाएगा. देखो ये एरिया ऐसा है जो मैं जबरदस्ती काम कर रहा था, मुझे काम करना नहीं था. यहाँ तो मुझे फिर भी पैसे मिल रहे थे. ये वाले एरिया में तो ये तो पूरी मेरी अर्निंग थी, ये पूरी मेरी अर्निंग थी. ये एक्स वाला एरिया मेरा फालतू में आ रहा था. तो ये एरिया मेरा नेट इंप्रूवमेंट होगा जो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आया इस घंटे कम करने से. घंटे कम करने से जो मुझे फायदा मिला है ये मेरा एक्स वाला एरिया है. सही है. अच्छा अब जो मुझे बोल रहा है कि ये समझ नहीं आ रहा और ये Y A Z क्या है, ये मैंने पिछले से पिछले सेशन में, वो कौन सा सेशन था मेरे को याद नहीं है, इससे पहले वाला जो सेशन है ना उसमें मैंने तकरीबन 15-20 मिनट ये पढ़ाया था किस तरह होता है. तो वो प्लीज देख लेना.
सही है, वो प्लीज ये वाला सेशन देख लेना, इसमें मुझे 20 मिनट लग जाएंगे, मैं वापस आकर ये बताऊंगा, ठीक है। जुम्मे को कराया था मैंने, ये जुम्मे वाले दिन कराया था, फ्राइडे वाला सेशन था, गूगल ड्राइव पे डेट चेक कर लेना, फ्राइडे वाला सेशन था। सही है। अच्छा 76 हो जाएगा। 76 मेरे ख्याल में बहुत सिंपल है। अगेन यही देखा जा रहा है, ये कॉस्ट को अज्यूम कर लो, ये मेरा इनपुट है, कॉस्ट को अज्यूम कर लो मेरा इनपुट है, ये खाली इनपुट निकाल के दोनों सबके परसेंटेज चेंजेस देख के मैं क्या करूंगा, निकालूंगा कि इंक्रीजिंग रिटर्न है, डिक्रीजिंग रिटर्न से क्या है, कांस्टेंट रिटर्न से, उसी तरह होगा, ठीक है। तो 76 तक मेरा हो गया। अच्छा इसके बाद आ जाते हैं 77 एएस का सवाल है भाई। 77 एएस का सवाल है, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज 0। एक पीईडी मेरा 0 कब होता है? पीईडी मेरा 0 होता है जब मेरी परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड होती है। पीईडी जब मेरा 0 होता है, मेरी परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड होती है। तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड के केस में, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड के केस में मेरा डिमांड कर्व कैसा बनता था? ये मेरी आ गई प्राइस, ये मेरी आ गई क्वांटिटी, मेरा डिमांड कर्व इस तरह का बनता था सीधा। तो ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फर्म्स रेवेन्यू इफ इट रिड्यूसेस द प्राइसेस बाय 5%। तो क्या इफेक्ट आएगा भाई? 5% जब प्राइसेस गिरेंगी तो मेरा रेवेन्यू भी 5% से गिरेगा। क्यों? क्योंकि इस केस में मेरा प्राइस और टोटल रेवेन्यू का प्रोपोर्शनेट चेंज आता है। मेरी रेवेन्यू की लाइन ओरिजिन से निकलती है, ओरिजिन से लाइन निकलती है, इसका मतलब है कि अगर मेरा प्राइस 10% से बढ़ रहा है तो मेरा रेवेन्यू भी 10% से बढ़ेगा। तो प्राइस और रेवेन्यू के बीच में प्रोपोर्शनेट चेंज आता है। तो मेरा आंसर क्या होगा? ये वाला, इट रेवेन्यू विल डिक्रीज बाय 5%। जब मैं प्राइस 5% को गिराऊंगा तो मेरा रेवेन्यू भी 5% से गिरेगा, क्योंकि दोनों में प्रोपोर्शनेट चेंज आता है। सही है, अगर एक 5% से गिर रहा है तो दूसरा भी 5% से गिरेगा, ठीक है। आगे आना बेसिक क्वेश्चन 78 क्या कह रहा है? The introduction of a minimum hourly wage for all workers over 21 years of age is expected to increase the average wages of these workers। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि ओवर 21, ठीक है अली, ओवर 21, जो 21 साल से ऊपर की एज वाले लोग हैं ना, जो 21 साल से ऊपर की एज वाले लोग हैं, गवर्नमेंट ने वहां पर मिनिमम प्राइस लगा दिया है। इसका मतलब देखो, ग्राफ बना रहा हूं, ये मैं 21 साल की उम्र वालों का ग्राफ बना रहा हूं, ये मेरे 21 साल के अबव वाले वर्कर्स हैं, ठीक है। 21 ओवर, अगर इनका ये डिमांड कर्व है, डिमांड फॉर लेबर, और ये मेरा सप्लाई फॉर लेबर है, ये मेरा क्वांटिटी फॉर लेबर आ गया, और ये मेरी वेजेस आ गई, और ये मेरी वेजेस आ गई, ठीक है। तो ये मिनिमम वेज लग गई है। तो जब मिनिमम वेज लगेगी तो नोटिस करो, मेरी क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर कम हो जाएगी, क्वांटिटी सप्लाइड फॉर लेबर। तो इन दोनों का जो बीच का गैप होगा वो क्या होगा? सरप्लस ऑफ वर्कर्स। क्या होगा? सरप्लस ऑफ वर्कर्स। सरप्लस ऑफ वर्कर्स को दूसरे लफ्जों में क्या बोलूंगा? अनएम्प्लॉयमेंट। ओवर 21 वाले वर्कर्स में अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगी। सही है। अब ये बोल रहा है कि 78 वाला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द लाइकली इफेक्ट ऑन वर्कर्स अंडर 21। मिनिमम वेज ओवर 21 पे लगा हुआ है, मिनिमम वेज ओवर 21 पे लगा हुआ है, और ये बता रहा है कि इसका इफेक्ट अंडर 21 पे क्या आएगा। मुझे बताओ, जब ओवर 21 पे मिनिमम वेज लग गई है और पहले के मुकाबले में मेरे जो एम्प्लॉयर्स हैं, मेरे जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो इनको हायर नहीं कर रहे, क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर गिर गई है, तो मुझे बताओ ये लोग किसको हायर करेंगे? अगर 21 ओवर वालों को नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? अंडर 21 को करेंगे। जब इनकी डिमांड बढ़ेगी तो अंडर 21 की अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, अंडर 21 की अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, और जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स होगी। जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो मेरे वर्कर कम होते जाएंगे, और जब वर्कर कम होते जाएंगे तो वेजेस बढ़ती जाएंगी। डिमांड बढ़ रही है ना उनकी, वेजेस बढ़ते जाएंगी, तो मेरी वेजेस राइज होंगी, एवरेज वेजेस मेरी बढ़ेंगी, और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। तो मेरा आंसर क्या होगा? बी होगा। 78 का आंसर क्या होगा? बी होगा। समझ आ गया? सही है। तो क्या हुआ था? ओवर 21 पे मिनिमम वेज लगा दी, तो डिमांड फॉर लेबर कम हो गई ओवर 21। अब अगर ओवर 21 को हायर नहीं कर रहे तो अंडर 21 को हायर करेंगे तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। जब अंडर 21 की डिमांड बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट फॉल होगी और वेजेस बढ़ेंगी। सही है, क्योंकि डिमांड बढ़ी है तो वेजेस भी बढ़ेंगी। फिर क्लियर है? तो सिंपल एमसीक्यू। अच्छा, अ कंज्यूमर एलोकेट्स हिज एक्सपेंडिचर बिटवीन 3 गुड्स एक्स वाई एंड जेड। 3 गुड्स है, 3 गुड्स के बीच में मुझे सिलेक्शन करनी है। द टेबल शोज द कंज्यूमर्स मार्जिनल यूटिलिटीज फॉर दीज गुड्स एंड देयर प्राइसेस। सही है भाई। हाउ शुड द कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बी रीएलोकेटेड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी? ठीक है बिलाल। हाउ शुड द कंज्यूमर एक्सपेंडिचर टू बी रीएलोकेटेड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी? यहाँ पर मुझे क्या करना है? 3 गुड है मेरे पास और मुझे अपने
यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं रेशियोज बना दूंगा, MUX ओवर PX इक्वल्स टू MUY ओवर PY इक्वल्स टू MUZ ओवर PZ। मुझे इन तीनों रेशियो को इक्वल करना है, सही है। तो मेरी MUX कितनी है, 3 डिवाइडेड बाय $10, MUY कितनी है, 5 डिवाइडेड बाय $15, और Z का क्या सीन है, 10 डिवाइडेड बाय $30। इन सब के आंसर लिखेंगे, इन सब के आंसर क्या होंगे, ये तो 0.3 आ गया, 5 डिवाइड बाय 15 बता दो क्या होगा, 5 डिवाइड बाय 15 क्या होगा, 0.33, और 10 डिवाइड बाय 30 भी 0.33 होगा, सही है। तो क्या करना चाहिए भाई, Z को बढ़ा दो, Y को बढ़ा दो और X को कम कर दो, Z को बढ़ा दो, Y को भी बढ़ा दो और X को कम कर दो। जब मैं ये करूंगा तो पॉसिबल चांसेस है मेरे ये तीनों रेशियो इक्वल हो जाए, पॉसिबल चांसेस है मेरे तीनों इक्वल हो जाए। तो मोर ऑफ Z मोर ऑफ Y लेस ऑफ X, आंसर क्या होगा, बी। इस्मा ऐसे तो बहुत टोट के मैं तुम्हें बताना शुरू हो गया ना, दिमाग घूम जाएगा, मेरे को कॉन्सेप्ट से पढ़ाना है। मैं अपने टाइम पर रट्टा मार के जाता था, सही है। अच्छा अच्छा, ये एक अगेन रिपीटेड MCQ 80, सही है। अच्छा, ये तो बहुत आसान है। द टेबल शोज द टोटल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अ फर्म एट डिफरेंट लेवल ऑफ, सही है। अ फर्म विशेस टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट, तो MC इक्वल्स टू MR करना है, MC इक्वल्स टू MR करना है, सही है। तो मुझे MC इक्वल्स टू MR करना है, मैं क्या करूंगा, मुझे MR निकालने पड़ेंगे, मुझे सबके MR निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मेरा MR 100 है, यहाँ पर 30 है, 130 माइनस 160 30, अगेन 30, वापस से 30, वापस से 30। तो सारे मेरे मार्जिनल रेवेन्यू आ गए, सारे मेरे मार्जिनल रेवेन्यू आ गए। मेरी मार्जिनल कॉस्ट 30 है, मेरे मार्जिनल रेवेन्यू 30 है। मुझे बताओ मेरा प्रॉफिट कहाँ पर मैक्सिमाइज हो रहा है, प्रॉफिट कहाँ पर मैक्सिमाइज हो रहा है, 6 यूनिट पे हो रहा है, 6 टन पे हो रहा है। MC इक्वल्स टू MR। जब मैं 0 से 100 आऊंगा तो 100 होगा ना, मैंने अज्यूम करा हुआ है, मैंने अज्यूम करा है कि 100 के ऊपर 0 है। जब मैं 0 से 100 आऊंगा तो 100 हो जाएगा, सही है। अज्यूम कर रहा हूँ MR यार, इतना सोचता है। तो 6 टन मेरा आंसर है डी, क्योंकि इस पॉइंट पे मेरा MC इज इक्वल्स टू MR, मेरा MC 30 है और मेरा MR भी 30 है, ठीक है। अच्छा भाई, 81 भी हो गया, 82 देख लेते हैं। 82 अब हो जाना चाहिए, 83 देख लो यार, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ भाई, ये देख लो एक बार, 82 खुद ट्राई करना, हो जाएगा, सही है। 80 का आंसर ये होगा, 80 का आंसर सी होगा, 80 का आंसर सी होगा, क्योंकि डायरेक्ट मुझे इसने बता दिया ना, मुझे इसने डायरेक्ट ही बता दिया कि पर डे की लेबर कॉस्ट क्या होगी। जब 500 दोस्त ने मुझे डायरेक्ट बता दिया, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, सही है। रिपीटेड MCQ क्यों करवा रहे हो यार, 81 अभी तो पढ़ाया भाई, 83 एक बार देख लो, 83 बहुत टेक्निकल है, बहुत टेक्निकल MCQ है ये, सही है। देखो क्या लिखा हुआ, 83 देख लो सुकून से, फिर बता देता हूँ। A firm currently employs 100 workers at a daily wage rate of 500। मेरे पास करेंटली 100 वर्कर्स हैं और मैं डेली वेज रेट कितना दे रहा हूँ, $500, सही है। इट कैलकुलेट्स दैट द मार्जिनल कॉस्ट पर डे ऑफ हायरिंग एन एडिशनल वर्कर वुड बी 702। कह रहा है कि अगर मुझे एक एडिशनल वर्कर को हायर करना है तो मेरी हर दिन की कॉस्ट कितनी होगी, 702। अब देखो मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ, समझो इस चीज को। अगर मेरे पास अभी करंटली 101 वर्कर्स होते तो मुझे ये नहीं पता मैं उनको कितनी वेज दे रहा हूँ, मुझे इसने ये नहीं बताया हुआ, मुझे इसने डेली वेज रेट नहीं बताया हुआ कि मैं नए वर्कर्स को क्या दे रहा हूँ, इसने मुझे डायरेक्ट ये बताया हुआ है कि मेरे दिन की कॉस्ट बढ़ेगी कितनी। ये 702 जो है ये मेरी नई वेज नहीं है, ये इसने मुझे हर दिन की मार्जिनल कॉस्ट बता दी है, ये इसने मुझे हर दिन की मार्जिनल कॉस्ट बता दी है। तो मुझे ये नहीं पता कि मैं हर लेबर को एक्स्ट्रा कितने पैसे दे रहा हूँ, मतलब हर वर्कर की वेज क्या है, मुझे नई वाली वेज नहीं पता। अच्छा भाई, अगर मैं इसको माइनस कर देता हूं, किससे, 100 वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय 100 वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय 500। करेंटली मेरे पास 100 वर्कर्स हैं, मैं उनको $500 दे रहा हूं, सही है।
करंटली मेरे पास 100 वर्कर्स हैं, मैं उनको $500 दे रहा हूँ, सही है। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा हूँ मैं आगे, सही है। मेरे पास 101 वर्कर्स हैं, मुझे नहीं पता मैं उनको कितने पैसे दे रहा हूँ। मेरे पास 100 वर्कर्स हैं, मुझे पता है मैं उनको $500 दे रहा हूँ। जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगा, मेरे पास आंसर आएगा 702। जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगा, मेरे पास आंसर 702 आएगा। इसलिए मुझे डायरेक्ट 702 दिया हुआ है। तभी मैंने अपने पिछले वाले क्वेश्चन में एक्स लगाया था। एक्स मैंने क्यों लगाया था? क्योंकि मुझे ये तुम लोगों को फॉर्मूला सिखाना था। मैंने एक्स पीछे इसलिए लगाया था, मुझे ये फॉर्मूला सिखाना था। ये 702 मेरे हर दिन की एडिशनल कॉस्ट है, इसने मुझे मेरे हर दिन की एडिशनल कॉस्ट बताई हुई है, सही है। तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने एक्स को निकालना है। अब एक्स को मैं किस तरह निकालूंगा भाई? 101x लिख दूंगा माइनस 50,000 इक्वल्स टू 702। अच्छा, फिर क्या करेंगे? 101x इक्वल्स टू 702। अच्छा, फिर क्या करूंगा? x मेरे पास मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मेरे पास 101x इक्वल्स टू 5702 आया हुआ है, सही है। 5702 आया हुआ है। x इक्वल्स टू 5702 डिवाइडेड बाय 101, क्या आएगा आंसर मेरा? x क्या आ रहा है मेरा? 502। x मेरा 502 आ रहा है। कह रहा है हाउ मच द डेली वेज रेट पर वर्कर वुड हैव टू बी इंक्रीज टू अट्रैक्ट एन एक्स्ट्रा वर्कर। मैं पहले कितने दे रहा था? 500। मैं पहले कितने दे रहा था? 500। अब कितने दे रहा हूं? 502। तो वेज कितने से बढ़ाई है मैंने? वेज मैंने 2 से बढ़ाई है। हर दिन मैंने वेज 2 से बढ़ाई है। ये इसने मुझे टोटल कॉस्ट दी हुई है। इसने मुझे बताऊं क्या दिया बता। अब देखो मेरे पास ये आ गया ना, मेरे पास 502 आ गया ना। अब मैं तुम लोगों को इसको अलग तरीके से दिखा रहा हूं कि अगर मुझे 502 दिया हुआ होता, अगर मुझे 502 दिया हुआ होता तो मैं किस तरह करता। जैसा मैंने पिछला एमसीक्यू दिया था ना, उसी तरह करूंगा ये मैं। देखो किस तरह करता मैं। मुझे 101 वर्कर्स दिए मैं मल्टीप्लाई कर देता 502 से, इसको माइनस करता 100 मल्टीप्लाई बाय 500 से, क्योंकि मुझे ये दिया हुआ है। मेरा आंसर आता 702। इस सवाल में इसने मुझे ये नहीं दिया हुआ था। कुछ सवाल होते हैं जिसमें ये मुझे ये नहीं देता, सही है। तो कुछ सवाल होते हैं जिसमें मुझे ये नहीं दिया हुआ होता, और कुछ सवाल होते हैं जिसमें मुझे ये नहीं दिया हुआ होता। तो इक्वेशन तो एक ही होगी ना, इक्वेशन तो एक ही होगी, सॉल्व करने का तरीका तो एक ही होगा। हमने पीछे जितने भी सवाल किए हैं, हर सवाल में मुझे ये दिया हुआ था, हर सवाल में मुझे ये दिया हुआ था, पर ये नहीं दिया हुआ था, सही है। अब इस सवाल में मुझे ये नहीं दिया हुआ और ये दिया हुआ है, ठीक है। समझ आ गई ये चीज? कभी कभार मुझे इसलिए ये भी दे देता है और बोलता है कि ये बता दो क्या है। तो तरीका यही है, इक्वेशन से होगा, सही है। तरीका यही है, इक्वेशन से होगा। समझ आ गया? अच्छा, क्लियर। मैं 85 तक कर रहा हूँ, फिर 10 मिनट का ब्रेक दूंगा। क्लास तो मैं कंटिन्यू रखूंगा, मुझे ये खत्म कराने कैलकुलेशन, सही है। सलमान मैं कराता हूँ 2 मिनट। अच्छा, 84। द डायग्राम शोज अ फर्म्स डिमांड कर्व एंड इट्स मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, सही है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट प्राइस इलास्टिसिटी फॉर डिमांड एट प्राइस पी। कह रहा है कि प्राइस पी पे इलास्टिसिटी क्या होगी, सही है। तो ऊपर वाला हिस्सा मेरा मोर देन 1 होता है, बीच वाला हिस्सा मेरा इक्वल्स टू 1 होता है, और नीचे वाला हिस्सा मेरा लेस देन 1 होता है, सही है। तो मेरी इलास्टिसिटी क्या होगी भाई? पी पे 3 होगी। आंसर क्या होगा? डी, सही है। तो 84, 83 का ए आंसर, सही है। 83 का ए है, 84 भी हो गया। 85 एक देख लो, फिर मैं ब्रेक दे रहा हूँ। 85 में क्या है? द टेबल शोज द आउटपुट ऑफ चेयर्स एट अ फैक्ट्री व्हेन डिफरेंट नंबर ऑफ वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, सही है भाई। तो नंबर ऑफ चेयर प्रोड्यूस्ड, ये मेरा टोटल प्रोडक्ट है। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स ऑफ लेबर सेट इन व्हेन। अब इसके लिए मुझे मार्जिनल प्रोडक्ट चाहिए होगा। तो पहले लेबर पे मार्जिनल प्रोडक्ट 6 है, दूसरे लेबर पे कितना होगा? 6 माइनस 17। 6 माइनस 17 क्या होगा? 4 और 7 11 होगा। मार्जिनल प्रोडक्ट 11 होगा। फिर मेरा 10 आ गया, फिर मेरा 5 आ गया, फिर मेरा 2 आ गया। बताओ डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहाँ से शुरू हो रहा है? डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहाँ से शुरू हो रहा है? जब मैंने पहला लेबर हायर किया तो 6 था, दूसरा लेबर हायर किया तो 11 था, तीसरा लेबर हायर किया तो गिनना शुरू हो गया, तो ये डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट हो गया। जैसे ही मैंने तीसरा वर्कर हायर किया, मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट गिनना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स कब सेट हुआ है? तीसरे वर्कर पे सेट हुआ है। कौन से वर्कर पे सेट हुआ है? तीसरे वर्कर पे सेट हुआ है, जिसके बाद मेरी मार्जिनल प्रोडक्ट गिनना शुरू हो गई है, सही है। अच्छा, 10 मिनट का एक ब्रेक दे रहा हूँ।